नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पीसीएस एडुकेयर के पॉलिटी सेक्शन में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। जी हां दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, राज्यपाल के संवैधानिक पद के महत्व के बारे में, उसके वेतन, भत्ते, शपथ, शर्तें इत्यादि, कार्यकाल इत्यादि के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। दोस्तों, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे विज्ञान भी कह सकते हैं। विज्ञान इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। केवल आप सोचते हैं कि किताब रट लेने से या फिर कॉन्सेप्ट रट लेने से यदि आप परीक्षा पास कर जाएंगे तो ये संभव नहीं है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको रटने की नहीं बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। आपने देखा होगा पॉलिटी का सबसे बेहतरीन किताब लक्ष्मीकांत को माना जाता है। ठीक है, लक्ष्मीकांत की किताब भी आप यदि पढ़ लीजिए तो बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पढ़ने के बावजूद भी समझ में नहीं आता। एक तो भाषा कठिन है, ऊपर से समझ में नहीं आता है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसको सरल भाषा में समझाने के लिए ही मैंने यह सारे वीडियोज बनाए हैं। और पॉलिटी के जितने भी पुराने सेक्शन हैं उन सब के वीडियोज चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके हर वीडियो देखिए और सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही आसान भाषा में समझिए। खास करके यह वीडियो देखने से पहले आप राष्ट्रपति का जो वीडियो है वह जरूर जा करके देख लीजिए। वहां पर राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ बताया गया है और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वह राज्यपाल से भिन्न नहीं होती हैं। इसलिए आपको पहले राष्ट्रपति की शक्तियां समझना जरूरी है ताकि आप दोनों में कंपेयर कर सकें, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कर सकें कि आखिर राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और दोनों में आधारभूत अंतर क्या है। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इसी से फंसाता है। ठीक है, जब पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां थी, राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां थी। यदि दोनों को कंपेयर करके, दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके जो जरूरतमंद है, जो तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और एक बार फिर मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं पीसीएस एडुकेयर में। राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियों की बात करें तो संघीय ढांचे में जिस प्रकार से संघ में राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल के पास भी शक्तियां होती हैं। जितनी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, जितने प्रकार की शक्तियां हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ी है, वो सभी शक्तियां राज्यपाल के पास भी होती हैं। लेकिन 3 शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति, यह शक्तियां जो हैं वह केवल राष्ट्रपति के पास होती है। ये 3 शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं होती है। यह मैं पहले भी बता चुका हूं। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है। अब यदि देखें तो राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है यानी कि कानून से संबंधित शक्ति होती है। इसके अलावा न्यायिक शक्ति होती है, जुडिशियल पावर जिसको कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वित्तीय शक्ति होती है, वीटो पावर भी होता है, कुछ विशेष शक्तियां होती है और कुछ जो होती है शक्तियां ऐसी होती हैं जिसको वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके हल करता है। ठीक है, वो शक्तियां ऐसी होती हैं जो
के विवेक पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो ऐसी भी शक्तियां होती है। इसके अलावा कुछ विशेष राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी दिए गए हैं, कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उनके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और राज्यपाल पद से जुड़े हुए बहुत सारे विवाद भी हैं, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर के, सरकार के विघटन को लेकर के, है ना, राज्यपाल के खुद की नियुक्ति को लेकर के, इन सब बारे में जो विवाद है उनके बारे में भी हम लोग वीडियो में लास्ट में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका के शक्ति के बारे में। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में यदि हम देखें तो अनुच्छेद 154(1) में यह कहा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह राज्यपाल में निहित होगी और राज्यपाल उसका प्रयोग संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक रूप से, संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे, यह लिखा हुआ है। इसके अलावा यह भी लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रियों का एक समूह होगा, ठीक है, जिसको मंत्री परिषद कहेंगे, सलाह और सहायता के लिए, और उसका प्रमुख कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा, ऐसा भी कहा गया है। इसके अलावा यह कहा गया है कि राज्य के जितने भी कार्य होंगे, राज्य के जितने भी कार्य होंगे वह सभी राज्यपाल के नाम पर ही किए जाएंगे। राज्य यदि कोई संधि करती है, कोई कानून बनाती है या किसी भी प्रकार की योजना लागू करती है तो ये सब काम जो होंगे वो राज्यपाल के ही नाम पर होंगे। ठीक है, और किस प्रकार से राज्यपाल के नाम पर होंगे यह विधि तय करने का भी अधिकार राज्यपाल के पास ही है। ठीक है, यह भी लिखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा अनुच्छेद क्या है इससे जुड़ा हुआ, वह है अनुच्छेद 164(1). 164(1) में यह कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर या मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अन्य मंत्री जो कि मंत्री परिषद या फिर मंत्रिमंडल में होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे और वे सभी मंत्री या मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करेंगे। ठीक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 94वां संविधान संशोधन 2006 क्या कहता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 94वां संविधान संशोधन 2006 ये कहता है कि चार राज्यों जिनमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और ओडिशा है, इन चार राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए, जनजातियों के उत्थान के लिए राज्यपाल के लिए जनजातीय कार्य मंत्री की नियुक्ति करना अनिवार्य है। ठीक है, यह कहा गया है आपका 94वां संविधान संशोधन 2006 में। ठीक है, तो चार राज्य कौन कौन है यह याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इनमें जनजातीय कार्य मंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नियुक्तियों के बारे में। तो राज्यपाल जो है वह राज्य से संबंधित विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति भी करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें कौन कौन से अधिकारी हो गए, तो सबसे पहला है आपका राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद राज्यपाल जो है वह न्यायिक पद से संबंधित जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो करते हैं किसकी सहायता से, तो हाई कोर्ट, राज्य का जो संबंधित हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश, उसके मुख्य न्यायाधीश और राज्य लोक सेवा आयोग की सहायता से करते हैं, उसके परामर्श से करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। ठीक है, लेकिन राज्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वह हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के ही समान होता है। यह यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक और शक्ति है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें यह है कि राज्यपाल जो है वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, यानी कि एडवोकेट जनरल की
नियुक्ति करते हैं। जब हम लोग सरकार के बारे में पढ़ रहे थे, कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि राज्य की कार्यपालिका जो है वो चार भागों से मिलकर के बनती है। पहला हो गया आपका राज्यपाल, दूसरा हो गया मुख्यमंत्री, तीसरा हो गया मंत्रिपरिषद और चौथा हो गया एडवोकेट जनरल यानी कि राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुलाधिपति के बारे में। तो राज्यपाल जो होता है, राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सब का कुलाधिपति राज्यपाल ही होता है, और सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। तो यदि पूछा जाए किसी विश्वविद्यालय का नाम देकर के कि अमुक विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन है, तो सीधा सीधी जो उस राज्य के राज्यपाल हैं उनके नाम के आगे टिक लगा दीजिए, या फिर केवल राज्यपाल लिखा होगा तो उसके आगे गोला भर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा यदि यह भी क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। अब देखते हैं कि राज्य में यदि संविधान सम्मत तरीके से प्रशासन न चल रहा हो, या फिर राज्यपाल को यह भान हो, यह महसूस हो कि राज्य का जो प्रशासन है वह अपना काम करने में विफल हो रहा है, तब राज्यपाल ही राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं या सिफारिश करते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। यह भी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। ठीक है, विधायी शक्तियों के बारे में देखें तो सबसे पहला आता है आपका अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 में यह कहा गया है कि राज्यपाल जो है उसको राज्य विधान मंडल के सत्र को आहूत करने, या फिर इसका मतलब है आहूत करने मतलब बुलाने, सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने, या फिर विधानसभा के स्थगन का अधिकार होगा, की शक्ति होगी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जैसे राष्ट्रपति वहां पर संसद के सत्र आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं या फिर स्थगन करते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी जो है आपका राज्यपाल करेंगे विधानमंडल के मामले में। और बहुत सारे कारण हैं कि राज्यपाल जो होते हैं वह विधानमंडल के प्रमुख अंग होते हैं, यानी कि विधायिका के प्रमुख अंग होते हैं, और इसी नाते उनको विधायी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट शक्ति है अनुच्छेद 176 के तहत। अनुच्छेद 176 में कहा गया है कि राज्यपाल यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रथम बजट सत्र में, मतलब कि प्रत्येक साल जो पहला सत्र होता है विधानमंडल का, वह कौन सा सत्र होता है? बजट सत्र होता है। और उस बजट सत्र में राज्यपाल जो है यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य का वित्तीय लेखा जोखा, यानी कि बजट जिसको कि वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। तो जो बजट है वह पेश किया जाए विधानमंडल में, यह सुनिश्चित करना राज्यपाल का काम है अनुच्छेद 176 के तहत। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट शक्ति यह इंपॉर्टेंट है मनोनयन की शक्ति। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को मनोनयन का अधिकार होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी राज्य में मनोनयन का अधिकार होता है। अब देखते हैं कि यह अधिकार क्या है। तो यदि राज्यपाल को ऐसा लगे कि विधानसभा में, उस राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व जितना होना चाहिए उससे कम है, तब राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के किसी एक व्यक्ति का मनोनयन विधानसभा की सदस्यता के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा विधान परिषद में देखें तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा में सदस्य की नियुक्ति करते थे, उसी प्रकार से यहां पर मनोनयन करते थे, उसी प्रकार से यहां पर भी राज्यपाल जो है वह विधान परिषद के 1/6 सदस्य, मतलब जितने कुल सदस्य होंगे उनका 6ठा भाग, उसके मनोनयन का काम यहां पर राज्यपाल करेंगे। और उन सदस्यों को जिनको मनोनीत करना है उनको कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में
ये 5 क्षेत्र जो हैं वह इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में ज्ञान होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए। ठीक है, यह 5 क्षेत्र हूबहू पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन में, इसलिए ये 5 क्षेत्र याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट शक्ति के बारे में। वह शक्ति यह है कि यदि विधानसभा में अध्यक्ष, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं उनका पद रिक्त है, तो राज्यपाल क्या करेंगे, किसी अन्य सदस्य को उनका कार्य निभाने के लिए, उनका कार्य करने के लिए टेम्पोररी रूप से, मतलब कि कुछ समय के लिए नियुक्त कर सकते हैं कि भैया अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित नहीं है, तो आप जो है उनका कार्य फिलहाल कर दीजिए टेम्पोररी रूप से, अस्थायी रूप से। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं राज्यपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधायी शक्ति है। ठीक, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति है जो कि विधायी शक्ति है, वह यह है कि राज्यपाल जो है वह विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता मतलब अयोग्यता, कहने का मतलब यदि दल बदल से में फंसा हुआ है या फिर किसी दुर्व्यवहार में फंसा हुआ है या फिर उसका जो विधानमंडल में व्यवहार है, आचार व्यवहार है, वह नियम विरुद्ध है, तब उसके अर्हता पर, मतलब कि अयोग्यता पर फैसला करेगा राज्यपाल। किसकी सहायता से? राज्य चुनाव आयोग की सहायता से। यह फैसला राज्यपाल ही करेगा कि उसको अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं ठहराया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक, निरर्हता कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राज्यपाल की जो अधिकारिता होती है वह मतलब कि राज्य सूची के विषयों पर असीमित होती है। मतलब कि राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन पर राज्यपाल का संपूर्ण अधिकार क्षेत्र होता है कि वह उस पर निर्णय दे सकता है। लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पर राज्यपाल का सीमित अधिकार होता है। वह तभी तक अपना निर्णय उस पर दे सकता है जब तक कि केंद्र द्वारा बनाए गए कानून का वह विरोध नहीं करता है। ठीक है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और आपका संघ सूची के विषय जितने भी होते हैं अनुसूची 7 में दिए गए हैं, और इसके बारे में जो अनुसूची वाला चैप्टर है आपका, वो उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो वो आप जाके जरूर देख लें। राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं, यह सब जो है पूछा जाता है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उस वीडियो का भी लिंक जो है आपका प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं और वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति जिसको हम सब लोग जानते हैं और बराबर न्यूज में देखते हैं कि कोई भी विधेयक जो कि विधानमंडल से पारित हुआ है वह राज्यपाल की अनुमति या राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन सकता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं संसद के मामले में कि संसद से पारित जितना भी कानून होता है वह राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाता है, राष्ट्रपति उस पर अनुमति देते हैं या सिग्नेचर करते हैं, तभी वह कानून बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। हम लोगों ने देखा है हाल ही में सीएए कानून हो गया या फिर आपका नया कृषि कानून हो गया, सब पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, उसके बाद ही जो है वह कानून बना। तो उसी प्रकार से यहां पर भी राज्यपाल के पास यदि कोई कानून पारित करा करके, विधानमंडल से पारित करा करके भेजा जाता है, तो राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद ही, राज्यपाल का हस्ताक्षर होने के बाद ही वह कानून के रूप में बदलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक, और अब अक्सर आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन यहां पर भी दो बात है। जैसे राष्ट्रपति में हम लोगों ने पढ़ा था धन विधेयक के संदर्भ में अलग होता है और साधारण विधेयक के संदर्भ में अलग होता है, तो उसी प्रकार से यहां पर भी आपका राज्यपाल जो है वो क्या कर सकते हैं, 3 उनके पास विकल्प होता है जब उनके पास विधेयक भेजा जाता है। पहला विकल्प, साधारण विधेयक के बारे में यदि पहले हम लोग देख रहे हैं, तो पहला विकल्प यह होता है कि उस पर तुरंत अपनी स्वीकृति दे दें। भैया आपके पास विधेयक आया, तुरंत हस्ताक्षर किए और भेज दिए कि जाइए भैया कानून बना लीजिए। दूसरा यह होता है कि उसको रोक कर अपने पास रख ले, मतलब कि स्वीकृति, या तो मतलब दूसरा विकल्प हो सकता है कि स्वीकृति न दे। ठीक है, यह भी हो सकता है कि स्वीकृति न दे, उनको लगे कि नहीं भैया स्वीकृति नहीं देना है तो नहीं देंगे, रोक करके रख लेंगे। और तीसरा यह विकल्प होगा कि उसको वापस
अपने सिफारिश के साथ, अब संशोधनों की सिफारिश के साथ, अपनी सलाह के साथ जो है वह भेज देंगे पुनः कहाँ, विधानमंडल के पास भेज देंगे पुनर्विचार के लिए। ठीक है कि भैया इस पर थोड़ा सा पुनर्विचार कर लीजिए, मेरा ये मत है कि इसमें थोड़ा सा ये संशोधन होना जरूरी है, आपका ये प्रावधान थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, आप इस पर विचार कर लीजिए, पुनः जो है संशोधन करके मेरे पास भेजिए, तब हम इसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि यदि विधानमंडल पुनर्विचार के बाद परिवर्तन करके या फिर बिना परिवर्तन करके, ठीक है, मतलब राज्यपाल की सिफारिशों को उसमें ऐड करके, जोड़ करके या फिर बिना जोड़े हुए यदि दोबारा राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजता है, तब राज्यपाल का उस विधेयक पर हस्ताक्षर करना, उसे स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है। मतलब दोबारा फिर नहीं भेज सकते कि भैया जाओ फिर से विचार करो, तब तो ये सिलसिला चलता रह जाएगा। तो हमारे संविधान सभा के लोग बहुत ही होशियार थे, बहुत ही उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया कि नहीं भैया यहाँ पर तो राज्यपाल को मतलब स्वीकृति देनी ही होगी। ठीक है, क्योंकि भैया दोबारा जो आखिर विधानमंडल के पास है ना कानून बनाने का अधिकार, तो राज्यपाल बार बार उसको क्यों पुनर्विचार के लिए कहेंगे, है ना। तो ये बात है। अच्छा, एक और विकल्प होता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको यदि राज्यपाल ऐसा समझता है तो राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है। ठीक है, राज्यपाल जो है कुछ विषयों पर विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है। ठीक है, यह हो गया आपका साधारण विधेयक के संदर्भ में। अब हम लोग देखते हैं धन विधेयक के संदर्भ में क्या होता है। तो धन विधेयक के संदर्भ में भी पहला दोनों प्रावधान वही है कि भैया या तो स्वीकृति दे देंगे या फिर स्वीकृति नहीं देंगे। लेकिन तीसरा जो प्रावधान है वह कि पुनर्विचार के लिए भेजना। तो धन विधेयक के संदर्भ में पुनर्विचार के लिए राज्यपाल नहीं भेज सकते हैं। नहीं भेजते हैं क्यों, मतलब इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि धन विधेयक जो है वह राज्यपाल की पहले से मंजूरी लेकर ही, मतलब पूर्व मंजूरी के बाद ही विधानमंडल में पेश किया जाता है। विधानमंडल में कहाँ पेश किया जाता है, विधानसभा में पेश किया जाता है। यह भी याद रखिएगा, जब हम लोग विधेयकों के बारे में पढ़ेंगे तो यह देखेंगे कि जो धन विधेयक होता है वह विधानसभा में ही पेश किया जाता है, आपका विधान परिषद में पेश नहीं किया जाता है। अब मान लिया ऐसा क्यों होता है, तो भैया एक सदनीय व्यवस्था हुई तो क्या करेंगे, विधान परिषद तो वहां है ही नहीं, है ना। तो धन विधेयक जो है वह विधानसभा में ही पेश किया जाता है और राज्यपाल की पूर्व मंजूरी के बाद ही पेश किया जाता है। तो जिसको पहले ये मंजूरी दे चुके हैं उसको दोबारा विचार के लिए कहला भेजेंगे भाई, है ना। तो ये बात होती है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति की मंजूरी, मतलब विचार के लिए रखना। तो धन विधेयक को जो है आपका राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए या फिर उनके विचार के लिए रखा जा सकता है। लेकिन यदि धन विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख लेते हैं, तब राज्यपाल का उस विधेयक पर अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, यह याद रखिएगा, उस विधेयक पर राज्यपाल का अधिकार समाप्त हो जाता है। अब उस विधेयक पर जो भी निर्णय लेना होगा वह राष्ट्रपति ही लेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहां पर दो चीजें और समझने लायक है। पहला ये चीज है कि धन विधेयक को अपना मंजूरी तो तुरंत दे सकता है, लेकिन उसको अपने पास रोक के नहीं रख सकता है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कर सकता है कि उसको साधारण विधेयक में मैंने बताया था ना कि उसको अपने पास रोक कर रख सकता है, लेकिन धन विधेयक के मामले में उसको अपने पास सामान्यतः रोक के नहीं रखते हैं, क्योंकि भैया आप ही की मंजूरी से तो वो पेश हुआ था, आपने देख करके मंजूरी दी होगी ना। तो भैया दोबारा आप कह रहे हैं कि हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो ये ठीक परंपरा नहीं मानी जाती है। इसलिए अधिकार तो है कि उसको रोक सकते हैं, लेकिन सामान्यतया ऐसा नहीं किया जाता है और आज तक ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यह है, यहां पर यह समझना जरूरी है कि आखिर कौन से विषय होंगे जिनको राष्ट्रपति के अनुमति के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल सुरक्षित रखते हैं। तो पहला विषय वो हो सकता है जो राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करता हो, उसका अल्पीकरण करता हो, न्यूनीकरण करता हो। ठीक है, आपको शब्द यही मिलेगा, अल्पीकरण करता हो, न्यूनीकरण करता हो। कोई नहीं समझाएगा कि भैया जो आपका हाई कोर्ट है उसकी शक्तियों को कम करता है वो विधेयक, तब
यदि ऐसा होता है तब राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के सलाह के लिए या विचार के लिए उसको सुरक्षित रख लेता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा विषय वो है जब कोई विधेयक संविधान के विरुद्ध हो, ठीक है, संविधान के नियमों के विरुद्ध हो, तब भी उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसके बाद है कि यदि वह विषय राष्ट्रीय महत्व का हो, राष्ट्रीय महत्व का हो और राज्यपाल के पास भेजा गया हो अनुमति के लिए, तो उसको भी राष्ट्रपति के पास विचार के लिए वह सुरक्षित रख लेता है। और चौथा है कि यदि वह राज्य के आपका डीपीएसपी जो होता है, नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, तब भी वह ऐसा करता है। ठीक है, या फिर राष्ट्रहित के विरुद्ध हो, तब भी वह ऐसा करता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए वह अपने पास विधेयक को सुरक्षित रख लेता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 174 के बारे में हम लोगों ने देखा, 176 के बारे में देखा, किनका मनोनयन करते हैं उसके बारे में देखा, और विधेयकों पर निर्णय देने के संदर्भ में क्या क्या शक्तियां हैं वो भी हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे वित्तीय शक्तियों के बारे में। वित्तीय शक्तियों में सबसे पहला तो आप यही याद रखिए कि भैया यहाँ पर भी कार्यपालिका शक्ति के साथ वित्तीय शक्ति में भी आप लिख सकते हैं कि बजट जो पेश होता है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण पेश होता है, वह जो है राज्यपाल सुनिश्चित करते हैं कि पेश हो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो प्रमुख वित्तीय शक्तियां जो हैं वह इस प्रकार है। दूसरा यह है कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है, तो यह भी राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यह है कि राज्य का कोई अप्रत्याशित व्यय है, मतलब कि अचानक से कोई खर्च करने का वो आ गया है और राज्य के पास कोई फंड नहीं है, तब राज्यपाल ही राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि निकाल सकता है। ठीक है, मतलब कि कोई अचानक से खर्चा आ गया, मान लिया कि अचानक से बाढ़ आ गया, ठीक है, और उसके लिए राज्य के पास फंड ही नहीं है उसकी सहायता राशि देने के लिए, तब राज्यपाल से मुख्यमंत्री कहेगा कि भैया आकस्मिक निधि से कुछ पैसा निकाल के दीजिए ताकि बाढ़ में मदद कर सके हम, तो राज्यपाल जो है उससे पैसा निकाले के और मुख्यमंत्री को दे देगा ताकि वो अपना काम कर सके। ठीक है, तो यह जो है आकस्मिक निधि से अग्रिम निकालने का अधिकार जो होता है राज्य की, वह राज्यपाल के पास ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो आपके स्थानीय निकाय होते हैं, जिनमें पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, उनका प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उनके प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्यपाल जो है वह वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यह है कि राज्यपाल ही प्रत्येक वर्ष जो आपका राज्य वित्त आयोग होता है उसकी रिपोर्ट तथा CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी जो रिपोर्ट होती है उसको मतलब कि पेश करते हैं, विधानमंडल में पेश करते हैं। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मतलब कि पेश खुद नहीं करते हैं, कहने का मतलब है कि पेश करवाते हैं या सुनिश्चित करते हैं कि वह रिपोर्ट जो है वह राज्य विधानमंडल में पेश हो। तो ये हो गया आपका राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। ठीक है, हाँ, और ये अनुच्छेद 202 जो है वो जो बजट पेश करवाने की, बजट पेश हो ऐसा सुनिश्चित करने की जो शक्ति है राज्यपाल के पास, वह अनुच्छेद 202 के तहत है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में। ठीक है, न्यायिक शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है क्षमादान की शक्ति। जिस प्रकार से राज्यपाल के मतलब राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, उसी प्रकार से आपका राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति है। लेकिन यहां पर यह इंपॉर्टेंट जानना यह है कि राज्य द्वारा बनाए गए किसी विधि के विरुद्ध, मतलब राज्य ने यदि कोई कानून बनाया है, राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया है और उसका उल्लंघन करने पर यदि किसी व्यक्ति को सजा होती है, तभी उसका
जो अल्पीकरण होता है, मतलब उस सजा को कम कर सकते हैं, उस सजा को माफ कर सकते हैं, या फिर उस सजा को एक सजा से दूसरे सजा में बदल सकते हैं। मान लिया कि उसको जो है उम्र कैद की सजा दी गई है, तो उसको जो है 14 वर्ष की सजा दी गई है, तो उसको 10 वर्ष कर दे, 2 वर्ष कर दें, या फिर माफ कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार का काम वो कर सकते हैं। ठीक है, यदि 100 श्रम कारावास की सजा दी गई है, मतलब कि मेहनत करने के साथ कारावास की सजा दी गई है, तो उसको साधारण कारावास में बदल सकते हैं, यह कर सकते हैं। लेकिन जो संघ सूची के विषय, मतलब कि संघ द्वारा बनाया गया कानून है, केंद्र द्वारा बनाया गया कानून है, उसके विरुद्ध यदि कोई अपराध किया हुआ दोषी है तो उसकी सजा को वो माफ नहीं कर सकते हैं, न उसका अल्पीकरण कर सकते हैं, न लघुकरण कर सकते हैं, न उसका विलंबन कर सकते हैं, न स्थगन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में कौन देखेगा? राष्ट्रपति देखेगा, वो तो केंद्र में है ही। ठीक है, अब देखते हैं कि जो सैन्य अदालत के द्वारा दिया गया कोर्ट मार्शल का निर्णय है वह राज्यपाल के अधीन नहीं आता। राज्यपाल जो है उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहां पर जो टर्म है अल्पीकरण, लघुकरण, निलंबन, स्थगन, यह सब शब्द जो है वो मैं राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया हूं, तो इस वीडियो को लंबा न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मृत्युदंड के मामले में देखें तो मृत्युदंड पर जो है निर्णय देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। वैसा जनरली करते नहीं है, क्योंकि मृत्युदंड जो है आजकल बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में दिया जाता है मृत्युदंड, तो राष्ट्रपति ऐसा करते नहीं है और राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं है कि उसको क्षमा कर दे। हाँ, यह कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा यह कर सकता है कि मृत्युदंड का सजा दिया गया है तो उसको लघुकरण कर दे। ठीक है, मतलब कि कम कर दे। मृत्युदंड का सजा दिया गया है तो उसको आजीवन कारावास में बदल दे, यह कर सकता है। या फिर थोड़ा सा विलंबित कर दे कि भैया आज देना है और उसका मान लिया कैदी का जन्मदिन है तो चलो ठीक है भैया जन्मदिन मना लो, कुछ दिन के बाद दे देंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल सिफारिश पर। वो भी बहुत सारा कोर्ट का झमेला होता है, जितना आसान यहाँ पर लिख दिया जाता है ना उतना आसान होता नहीं है। निर्भया मामले में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का आदेश भी जो है वो कोर्ट में गया और ये हुआ वो हुआ, बहुत सारा उसमें लफड़ा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो न्यायिक शक्ति है वह यह है, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता मतलब अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए जो है राज्य चुनाव आयोग के सलाह से राज्यपाल जो है वो फैसला लेते हैं। यह पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा एक और शक्ति के बारे में देखें तो राज्य का जो न्यायिक आयोग होता है, राज्य न्यायिक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से पहले राज्यपाल जो है वह आपका किससे सलाह लेते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य के उच्च न्यायालय से सलाह लेते हैं और राज्य न्यायिक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, वह यह है कि जो आपका राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो उस समय राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेते हैं या फिर सलाह लेते हैं, उनको भी जो है उस बोर्ड में शामिल करते हैं कि भैया आप भी बताइए, अपना अपना राय दीजिए। ठीक है, तो यह जो हो गया आपका राज्यपाल का न्यायिक शक्ति हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट शक्ति जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है अध्यादेश जारी करने से की शक्ति, और यह जो है अनुच्छेद 213 के तहत आता है। हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, तो उसी प्रकार से आपका जो राज्यपाल होता है उसको भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। कब करता है अध्यादेश जारी? जब विधानमंडल का दोनों सत्र, मतलब कि यदि एक सदनीय व्यवस्था है तो एक सत्र विधानसभा, और यदि द्विसदनीय व्यवस्था है तो विधानसभा और आपका विधान परिषद दोनों ही सत्र में न हो। मतलब कि विधानमंडल, सीधा बोले कि विधानमंडल का कोई सदन यदि सत्र में न हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि यह कानून बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि राज्य की प्रशासन व्यवस्था जो है वो अच्छे से चल सके और त्वरित कार्रवाई किसी विषय पर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, तो राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करके वो जो है उसकी वैलिडिटी जितनी होती है, 6 सप्ताह की वैलिडिटी होती है, उतने दिन के लिए जो है वह कर सकता है अध्यादेश जारी। ठीक है, अब अध्यादेश जारी तो कर देता है, लेकिन उसका जो कार्यकाल होता है, मतलब अध्यादेश की जो अवधि होती है वह 6 सप्ताह की होती है। ठीक है, जैसे ही 6 सप्ताह के अंदर जैसे ही विधानमंडल का सत्र आहूत होता है, सत्र जो है सदन, जो कोई भी सदन जो है वो अपने सत्र में आता है, तब
तुरंत उसका जो है अनुमोदन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यदि विधानमंडल से अनुमोदन हो जाता है तो वह कानून बन जाता है, यदि अनुमोदन नहीं होता है तो वह वहीं पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है। और अवधि कितनी है? 6 सप्ताह। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 सप्ताह ही आपका केंद्र के मामले में भी था, संसद के मामले में भी था, राष्ट्रपति के मामले में भी था, और यहाँ पर भी 6 सप्ताह ही है। तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर यह चीज़ समझना जरूरी है कि यदि एक सदनीय व्यवस्था है तो विधानसभा से अनुमोदन हो जाएगा, लेकिन यदि द्विसदनीय व्यवस्था है तो दोनों सदनों से अनुमोदन होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा यदि देखते हैं तो राज्यपाल का जो अध्यादेश होता है उसका वही बल या प्रभाव होता है जो विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून का होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी याद जरूर रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, कुछ अध्यादेश, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति का जो है अनुदेश लेना राज्यपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर देखिएगा। और कौन से विषय हैं? वैसे विषय जिन पर यदि विधानमंडल कानून बना करके भेजती, विधानमंडल कोई विधेयक पारित करके भेजती, तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के विचार हेतु अपने पास सुरक्षित रख लेते। तो ऐसे विषय पर यदि अध्यादेश जारी करना है तो राष्ट्रपति से अनुदेश लेना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे विषय जिन पर अध्यादेश जारी करना है और राष्ट्रपति मतलब कि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि उसमें ऐसे विषय शामिल हैं जो कि यदि विधानमंडल के द्वारा राज्यपाल के पास भेजे जाते तो भी राज्यपाल उनको राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख लेता, और जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी नहीं देते तब तक वह विधि मान्य नहीं होता, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझिए। पहला यह है कि उसमें ऐसा विषय हो, जो 4 विषय हम लोगों ने पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, राष्ट्रहित के विरुद्ध हो, आपका हाई कोर्ट के शक्तियों का अल्पीकरण करता हो, या फिर आपका जो है राष्ट्रीय हित का मामला हो, ठीक है। तो ऐसे मामले जिन पर राष्ट्रपति के विचार हेतु वो जो राज्यपाल है वह उसको सुरक्षित रख लेता, तो ऐसे विषयों से संबंधित जो अध्यादेश होता है उसको जारी करने से पहले राष्ट्रपति का अनुदेश आवश्यक होता है। और दूसरा मामला यह है कि ऐसे विषय जिन पर अध्यादेश जारी करने उसको कहा जा रहा है, मतलब उसको अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की जा रही है, और वो विषय तब तक विधि मान्य नहीं होते जब तक विधानमंडल से पारित होने के बावजूद भी राष्ट्रपति उसको अपनी मंजूरी नहीं देते, उस पर अपनी सहमति नहीं देते, ठीक है। तो ये 2 विषय हो गए। और तीसरा विषय यह है कि ऐसे विषय जिन पर अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। कुछ ऐसे भी विषय हैं, ठीक है। तो आपका 3 कंडीशन है यहाँ पर जब राज्यपाल को राष्ट्रपति से अनुदेश लेना आवश्यक हो जाता है अध्यादेश जारी करने से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है अध्यादेश जारी करने की शक्ति में कि राज्यपाल का जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति है वह राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों तक ही सीमित है। संघ सूची के विषय पर वह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ठीक है। और समवर्ती सूची में भी सीमित है उसका, जो कि हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं, मतलब बता चुका हूं मैं उसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है इसमें कि राज्यपाल जो है वो किसी भी समय अपने अध्यादेश को वापस ले सकता है, ठीक है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग राज्यपाल की वीटो शक्ति के बारे में, ठीक है। तो यदि वीटो शक्ति के बारे में देखें तो 3 प्रकार के ये होते हैं। वीटो शक्ति जो है राज्यपाल की वह 3 प्रकार की होती है। पहला है आत्यंतिक यानी कि एब्सोल्यूट, दूसरा है निलंबनकारी यानी कि सस्पेंसिव, और तीसरा है पॉकेट वीटो यानी कि जेबी वीटो भी इसको कहा जाता है। अब देखते हैं आत्यंतिक वीटो क्या होता है। तो आत्यंतिक वीटो वैसा वीटो होता है जिसको राज्यपाल
अपनी मंजूरी नहीं देता है, अपने पास रोक करके रख लेता है। ठीक है, जब विधानमंडल से पारित होकर के कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल उसको अपने पास मंजूरी के लिए रोक लेता है तो उसको आत्यंतिक वीटो कहा जाता है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धन विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल राज्यपाल नहीं करते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि भैया पूर्व मंजूरी के बाद ही तो उसको पेश किया जाता है धन विधेयक को, है ना। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अच्छा यह भी याद रखने लायक है यहां पर कि राज्यपाल जो है वह इस वीटो का इस्तेमाल स्वतंत्र होकर के नहीं करता है, बल्कि आपका मुख्यमंत्री की सिफारिश या फिर मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बाद ही करता है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट है आपका निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो वैसा वीटो है, इसके बारे में पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जब विधानमंडल से पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए भेज देता है कहां, विधानमंडल के पास, तब उस वीटो को कहा जाता है निलंबनकारी यानी कि सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, और इसके बारे में क्या प्रावधान है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि भैया पुनर्विचार के लिए आप भेज सकते हैं अपनी सिफारिशों के साथ, लेकिन यदि विधानमंडल उसमें संशोधन करके या फिर बिना संशोधन के भी आपके पास दोबारा भेज दे तो आपका उस पर सिग्नेचर करना अनिवार्य हो जाता है। और एक और प्रावधान क्या है इस बारे में कि धन विधेयक पर इस वीटो का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो वीटो पावर है उसको कहते हैं जेबी वीटो या फिर अंग्रेजी में पॉकेट वीटो। यह वह शक्ति है राज्यपाल की कि भैया न तो उस पर अपनी मंजूरी दे रहा है, ठीक है, राज्यपाल न तो उस पर अपनी मंजूरी दे रहा है और न ही उसको जो है अस्वीकृत कर रहा है, बल्कि अपने पास जो है वह रख ले रहा है, हम मतलब कि असीमित समय के लिए, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दिए जाने या हस्ताक्षर किए जाने की कोई समय सीमा होती ही नहीं है। तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके वो क्या करता है कि भैया उसको रखे रह जा रहा है, रखे जा रहे हैं, मतलब कि तारीख पर तारीख, जैसा कि हम लोगों ने देखा है जुडिशरी के मामले, वैसा ही राज्यपाल भी यहां पर करते हैं कि भैया न मंजूरी दे रहे हैं न उसको मतलब कि खारिज ही कर रहे हैं, रखे जा रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है धन विधेयक के संदर्भ में किया जाता है, या फिर धन विधेयक को डायरेक्ट तो मंजूर कर नहीं सकते हैं तो भैया उसको रख लेते हैं, और या तो किया जाता है वैसे विधेयकों के संदर्भ में जिनको राष्ट्रपति के पास विचार हेतु रखना है, तो उस विशेष परिस्थिति में जो है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल राज्यपाल करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 3 प्रकार के वीटो के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और बात मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जो है वह वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल के पास नहीं भेज सकते हैं। वो संसद वाले मामले में था कि डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था तो राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए भेज देते थे, लेकिन यदि राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार हेतु किसी वित्त विधेयक को सुरक्षित रख लिया है और उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया है तो राज्यपाल का उस पर अधिकार खत्म हो जाता है और राष्ट्रपति ही उस पर निर्णय लेते हैं, ऐसा मैंने बताया था। और यहां पर यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है बताना कि राष्ट्रपति जो है वह उसको पुनः विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, या तो उस पर अपना फैसला देंगे या फिर उसको खारिज कर देंगे। अगर खारिज कर देंगे तो वह विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा, वह कानून नहीं बनेगा, और यदि मंजूरी दे देते हैं तो वहीं पर कानून बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद जरूर रखिएगा। तो अब जो हम लोग शक्ति के बारे में देखने वाले हैं वह है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। ठीक है, मतलब वैसी शक्तियां जिन पर राज्यपाल जो है वह अपने विवेक अनुसार निर्णय लेगा। ठीक है, और ये शक्तियां कहाँ दी गई हैं, तो अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 में राज्यपाल की ये शक्तियां दी गई हैं। अब इनके तहत जो है 2 प्रकार की शक्तियां आती हैं। पहला जो है वह है स्पष्ट रूप से दिया गया है और दूसरा जो है वह अव्यक्त रूप से दिया गया है, मतलब कि संविधान में स्पष्ट रूप से उसके बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन विभिन्न प्रावधानों एवं उपबंधों के माध्यम से हम यह समझ लेते हैं कि हाँ भैया राज्यपाल के पास यह शक्ति है। ठीक है, और यह जो शक्ति है वह उस पर अपने विवेक से उस पर निर्णय लेने की शक्ति है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या जरूर रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 163(1), इसके तहत जो है अनुच्छेद 163(1) में क्या कहा गया है कि वैसे विषय जिन पर राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विवेक अनुसार उस पर निर्णय लेंगे, वैसे विषयों को छोड़कर, उन विषयों को छोड़कर जिन पर राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विवेकानुसार निर्णय लेंगे, उनको छोड़कर बाकी अन्य विषय जितने भी होते हैं उन पर राज्यपाल का जो निर्णय होगा उसमें राज्यपाल मंत्रिपरिषद या फिर उसका जो मुखिया होता है आपका मुख्यमंत्री, उससे सलाह लेंगे या फिर सहायता जरूर लेंगे। यह अनुच्छेद 163(1) में दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 163(2) में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 163(2) में यह दिया गया है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्यपाल को अमुक विषय पर अपने विवेकानुसार निर्णय लेना चाहिए था या नहीं चाहिए था, तो इस मामले में राज्यपाल की इस शक्ति को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं इस बात पर कि हाँ भैया राज्यपाल को विवेक का मतलब राज्यपाल ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल किया है या नहीं किया, मतलब कि उनको यह करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, मतलब कि वह जो है अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस बात पर उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है राज्यपाल को। ठीक है, यह आपका अनुच्छेद 163(2) में दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी शक्तियां स्पष्ट रूप से दी गई हैं। तो स्पष्ट रूप से जो संविधान में लिखित शक्तियां हैं वह दो प्रकार की हैं। पहला है आपका भाग 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं, और दूसरा है कि कुछ विशेष राज्य के राज्यपालों को कुछ विशेष उत्तरदायित्व दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि भाग 6 के द्वारा राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं। तो पहला यह है कि अनुच्छेद 200 के तहत विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेजना, ठीक है, या राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना। ठीक है, यह मैं अपने नोट्स से थोड़ा सा देख करके बता रहा हूं ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा कि मैं नीचे देख करके बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए भेजना या फिर राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख लेना, यह जो शक्ति है वह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है भाग 6 के तहत। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो राष्ट्रपति से राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करना जो है, सिफारिश करना या मांग करना जो है वह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। इसके अलावा देखते हैं तो मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी या फिर कोई अन्य प्रशासनिक जानकारी मांगना, यह भी जो है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। इसके अलावा देखते हैं कि किसी मंत्री ने यदि कोई निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री ने उसको विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष नहीं रखा है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह उस मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को विचार हेतु मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करे। ठीक है, यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है भाग 6 के तहत। इसके बाद देखते हैं कि यदि कोई दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है, तब राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेते हैं कि किसको सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करना है। ठीक है, यह तो हम लोग बराबर न्यूज में देखते ही रहते हैं और यह जो है विवाद का विषय वस्तु भी बराबर बना रहता है। ठीक है, तो यह जो है राज्यपाल की विवेकीय शक्ति के अंतर्गत आता है भाग 6 के तहत। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 213 के तहत किसी भी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रखना, यह भी जो है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के तहत आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ विशेष राज्यों के राज्यपालों को जो है शक्तियां दी गई हैं, उनके मतलब कि शक्तियां कहने का मतलब विशेष उत्तरदायित्व दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों तथा 5वीं एवं 6वीं अनुसूची में कुछ राज्यों के राज्यपालों को अभिव्यक्त रूप से विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। इन शक्तियों को राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व कहा जाता है। ठीक है, दिखाई देता हूं भाई नोट्स जो मैंने खुद से लिखा हुआ है नोट्स, और यदि ये नोट्स चाहिए आपको तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे 9525360283 में। ठीक है, तो मैंने खुद से नोट्स बनाया है और उसी से आपको बता रहा हूं। तो कुछ जो पॉइंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताना और उनको याद मतलब रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो पॉइंट्स मैं देख करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं
अनुच्छेद 371 के तहत यदि राष्ट्रपति आदेश देता है तो महाराष्ट्र का राज्यपाल विदर्भ, मराठवाड़ा या शेष महाराष्ट्र के लिए और गुजरात का राज्यपाल सौराष्ट्र, कच्छ तथा शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों का गठन कर सकता है। तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 371 के तहत यदि राष्ट्रपति आदेश देते हैं तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वह मराठवाड़ा तथा विदर्भ एवं शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना कर सकते हैं और गुजरात के राज्यपाल यदि चाहे तो कच्छ एवं सौराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 371 के तहत है, राष्ट्रपति यदि आदेश दे तो ही, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 371 को। यह जो है अनुच्छेद 371 को जो है सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नागालैंड के लिए है, ठीक है। सबसे पहले यह याद रखिए कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संदर्भ में विशेषतः जब तक नागा पहाड़ी त्युवेनसांग क्षेत्र में आंतरिक शांति समाप्त नहीं हो जाती, मतलब नागा पहाड़ी क्षेत्र है त्युवेनसांग क्षेत्र, वहां पर जब तक अशांति समाप्त नहीं हो जाती है तब तक प्रशासन संबंधी जो है निर्णय लेने का अधिकार राज्यपाल को होगा कानून व्यवस्था बनाए रखने के संदर्भ में। अब देख लेते हैं त्युवेनसांग जिले के लिए 35 सदस्यों की एक परिषद स्थापित करना तथा उसकी कार्य प्रणाली से संबंधित नियम बनाना भी राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व होगा। इसके अलावा शेष राज्य तथा त्युवेनसांग जिले में जितने भी संसाधन है, जितने भी वित्त है या फिर फंड है, उसका समान वितरण हो, यह सुनिश्चित करना भी राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व होगा। यह अनुच्छेद 371 क के तहत नागालैंड के राज्यपाल के लिए है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 371 ग के तहत मणिपुर के राज्यपाल को यह आदेश दिया जाता है, मतलब कि यह विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है कि वह यदि राष्ट्रपति आदेश दे तो वह राज्य की विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की समिति बना सकेगा और उस समिति के कार्यप्रणाली हेतु नियम भी बना सकेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट उनको मतलब कि सुपुर्द करेगा या पेश करेगा, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 371 च यह जो है सिक्किम के लिए, पीटी के लिए बस राज्य कौन सा अनुच्छेद किस राज्य के लिए यह याद रखिएगा, ठीक है। अब मेंस के लिए जो है आप पूरा प्रावधान याद रखिए। 371 च के तहत सिक्किम के राज्यपाल को यह विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है कि वह राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों के अधीन रहते हुए अपने विवेक से यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में शांति बनी रहे तथा राज्य के विभिन्न भागों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति सुनिश्चित हो एवं समता मूलक हो। मतलब कि यह जो है सिक्किम के राज्यपाल को निर्देश दिया गया, मतलब कि विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के तहत राज्य में शांति व्यवस्था कायम हो और समता मूलक विकास सुनिश्चित हो, यह जरूर देखे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 371 ज। 371 ज के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कार्यवाही करें, ठीक है। तो यह चारों हम लोगों ने देखा कि कुछ राज्यों के राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों पर अधिकारिता रखने वाले राज्यपालों को अधिकार दिया गया है कि वह क्षेत्र की शांति और व्यवस्था के लिए विनियम बना सकेंगे। यह दिया गया है अनुसूची 5वीं एवं 6वीं अनुसूची के तहत। और क्या है इसमें, यह जो है आप जाकर के अनुसूची वाला जो आपका वीडियो है वह जरूर देखिए, ठीक है। और आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि अनुसूची से भी बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपालों को यह विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है कि वे इन राज्यों में होने वाले खनिज उत्खननों में जनजातीय जिला परिषद को दी जाने वाली रॉयल्टी की राशि जो है वह तय करें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कौन कौन से राज्य है इसमें, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो जरूर याद रखिएगा यह जो शक्तियां हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं जो शक्तियां राज्यपाल को अव्यक्त रूप में प्राप्त हैं, मतलब कि जो स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं है, वो कौन सी शक्तियां हैं। तो यदि विधानसभा चुनाव में किसी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है, यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि
यदि मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत प्राप्त नहीं है, मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है और सदन में उसको बहुमत प्राप्त नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री यदि इस्तीफा नहीं दे रहा है, मंत्रिमंडल यदि इस्तीफा नहीं दे रहा है, तो राज्यपाल को अपने विवेक से यह निर्णय लेने का अधिकार है कि उसको तुरंत ही मतलब कि बर्खास्त कर दें और राज्यसभा जो है उसको विधानसभा जो है उसको भंग कर दें। ठीक है, यह भी राज्यपाल की विवेकीय शक्ति है। यदि कार्यकाल के दौरान ही, मतलब कि विधानसभा के कार्यकाल के दौरान ही मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है, ठीक है, तो राज्यपाल के पास यह विवेक से निर्णय लेने की शक्ति है कि किसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। यदि मंत्रिपरिषद जो है कोई काम ऐसा कर रही हो जो संविधान विरुद्ध हो, या फिर मुख्यमंत्री को किसी भ्रष्टाचार के मामले में या फिर किसी अन्य मामले में दोष सिद्ध कर दिया गया हो और उसको सजा दी गई हो, तब यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है तो राज्यपाल को विधानसभा को बर्खास्त करने का अधिकार है। यह भी जो है विवेकाधीन शक्तियां हैं। ठीक है, तो यह जो शक्तियां हैं वह स्पष्ट रूप से नहीं दी गई हैं, लेकिन आपका ये शक्तियां हैं जो कि विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आती है। यह अव्यक्त रूप में शक्तियां प्राप्त हैं, यह जरूर रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि राज्यपाल से जुड़े हुए प्रमुख विवादास्पद मुद्दे कौन कौन है। ठीक है, तो पहला है आपका राज्यपाल की नियुक्ति या पद मुक्ति के संदर्भ में। इस संबंध में प्रावधान तो यह है कि मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा मनोनयन के बाद, मनोनीत होने के बाद राष्ट्रपति के आज्ञा पत्र से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। यह हम लोगों ने नियुक्ति वाले में देखा है, लेकिन यह ध्यान रखा जाता है कि जिस राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है वह उस राज्य से न हो। ठीक है, सबसे पहला तो यह ध्यान में रखा जाता है। दूसरा यह ध्यान में रखा जाता है कि वह उस समय, मतलब कि राज्यपाल नियुक्त किए जाने के समय वह जो है सक्रिय राजनीति में न हो। ठीक है, लेकिन बहुत बार जो है इसका मतलब कि उल्लंघन कर दिया जाता है। जो केंद्र सरकार है वह अपना जो उसके दल से जुड़ा हुआ होता है या फिर उसके दल की विचारधारा से प्रभावित होता है, उसी व्यक्ति को जो है अक्सर राज्यपाल के पद पर नियुक्त करता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और ये सही भी बात है, आप लोग यदि इतिहास पढ़ेंगे तो यह जरूर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सरकारिया आयोग ने भी यह खुलासा किया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 60% राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है जो कि सक्रिय राजनीति में थे, मतलब कि राजनीति में एक्टिव थे। तो यह भी जो है बहुत ही गलत बात है। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल बन जाता है एक बार, उसके बाद फिर दोबारा वह सक्रिय राजनीति में आ जाए, यह भी सही परंपरा नहीं मानी जाती है, लेकिन इसका भी उल्लंघन बार बार किया जाता रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि राज्यपाल को अपदस्थ करना यानी कि हटाना भी जो है राजनीतिक दाव पेच का खेल बन जाता है। कभी कभार जो है यह राजनीतिक विद्वेष के लिए भी किया जाता है कि भैया अमुक राज्य के राज्यपाल को हटा दीजिए क्योंकि वहाँ पर जो है दूसरे दल का सरकार बन गया, या फिर जो है यदि कोई पहले से कोई सरकार थी और उसने किसी राज्यपाल को नियुक्त किया था तो मेरी सरकार बन गई तो भैया हम हटा देंगे कि भैया तुम तो उसके द्वारा नियुक्त किए गए थे तो मेरा काम करोगे नहीं तो चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तो यह सब जो है बराबर विवाद में रहता है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 356 का प्रयोग। यह जो प्रयोग है यह तो बहुत ही ज़्यादा विवादों में रहा है, खास करके इंदिरा गांधी के समय में जो है यह बहुत ही ज़्यादा विवादों में रहा है कि इंदिरा गांधी क्या करती थी कि राज्यपाल को जो है वह निर्देश दे करके और राष्ट्रपति शासन लगवा देती थी जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं होती थी। ऐसा आरोप लगाया जाता है। भैया मैं कोई तथ्य नहीं कह रहा हूँ, कोई फैक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये किताब में नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कहा जाता है, यह मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और किसी पर भी मैं आरोप लगाना नहीं चाहता हूँ खुद से, लेकिन यह आरोप लगता रहा है पेपर्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो यह जो है राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया जाता है राज्य में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, यह बहुत बार देखा गया है। ठीक है, अब है विधानसभा या मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी के संदर्भ में। ठीक है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि यदि मतलब कि विश्वास मत प्राप्त नहीं भी है राज्य मंत्रिमंडल को, फिर भी किसी को जो है यदि कोई राज्यपाल है वो किसी खास दल की विचारधारा से प्रेरित है तो उस दल को जो है ज़्यादा समय दे देता है कि भैया आप जो है
विश्वास मत फिर से हासिल कीजिए और उसको जो है सदन में पेश कीजिए, विश्वास अपना जताइए, ठीक है, विश्वास मत हासिल कीजिए। तो किसी खास दल को ज़्यादा समय दे देता है, किसी खास दल को पर्याप्त समय भी नहीं देता है, ठीक है। तो इस प्रकार के मुद्दे जो है बराबर देखने में आते हैं, ठीक है। किसी खास दल को जो है वह मतलब कि प्रेफरेंस देता है और किसी खास दल को प्रेफरेंस नहीं देता है। तो यह सब जो है आरोप लगते रहते हैं राज्यपालों पर और यह विवाद का मुद्दा जो है वह बनता रहता है, ठीक है। इसके बाद है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में, यह भी जो है बराबर विवाद में बना रहता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, या फिर गठबंधन को, चुनाव पूर्व गठबंधन को। लेकिन यदि किसी दल को चुनाव में, किसी भी दल को या फिर किसी भी चुनाव पूर्व गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब राज्यपाल किसको निमंत्रित करेंगे? तो सामान्यतः जो है किसको बुलाया जाता है? जो भी सबसे बड़ा दल होता है, जिसको सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त होती हैं, मत नहीं, जिसको सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त होती हैं उनको राज्यपाल बुलाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा आरोप लगाया जाता है कि दूसरा नंबर पर जो दल था उसको राज्यपाल ने बुला लिया और उसके बाद जो है सरकार बन गई, ठीक है। तो इस प्रकार के आरोप बराबर लगते रहते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में भी, ठीक है। तो यह जरूर याद रखिएगा। कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिनको कि डील कर सकते हैं आप इसमें। अब कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्यपालों द्वारा दिए गए इन फैसलों को गलत ठहराया है और उनके फैसलों को पलटा भी है। तो यह सब जो है विवाद बराबर चलते रहते हैं राज्यपाल को लेकर के। यदि मेंस में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यपाल से संबंधित विवाद कौन कौन से हैं, तो ये 4 पॉइंट्स आप दे सकते हैं, ठीक है, कि राज्यपाल की स्वयं की नियुक्ति या फिर पद मुक्ति, इसके अलावा अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो है, उसके अलावा विधानसभा या मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी के संदर्भ में और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में। ये 4 पॉइंट जो हैं इसको अपने शब्दों में आप डील कर दीजिए अपने अनुभव के आधार पर या फिर जो डेली समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जो न्यूज में डेली रहता है उसके आधार पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने राज्यपाल के विषय में सारी बातें पढ़ी। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने नियुक्ति इत्यादि के बारे में देखा था और इसमें हम लोगों ने राज्यपाल की शक्तियों के बारे में देखा। और अब आप 95% क्वेश्चन जो राज्यपाल से पूछे जाएंगे वह जरूर बना सकेंगे और 5% क्वेश्चन जो है वह अपने विवेक से बना सकेंगे। जिस प्रकार से राज्यपाल के पास विवेक की शक्ति होती है उसी प्रकार से आपके पास भी विवेकाधीन शक्तियां हैं, जिसमें आप तथ्यों को जोड़ करके अपने दिमाग से उत्तर दे सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं पॉलिटी में जो कि स्पष्ट रूप से आपको किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। जैसे संविधान में बहुत सारे प्रावधान जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं लिखे मिलते हैं, अव्यक्त रूप से भी कुछ समझना होता है। उसी प्रकार से आपको पॉलिटी पढ़ते वक्त भी अव्यक्त रूप से जो फैक्ट है उससे मतलब निकाल करके भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उत्तर देना होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी आप दे सकेंगे, ऐसी उम्मीद है यह वीडियो देखने के बाद। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक यह बात पहुंच सके, यह वीडियो पहुंच सके और सब लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ सके। अन्य वीडियोज भी पॉलिटी के जरूर देखिए और यदि चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का भी आइकॉन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहे। इसके अलावा यदि पॉलिटी या फिर अन्य जीएस के विषयों और करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, जो कि इन्हीं वीडियोज के माध्यम, जैसा मैं वीडियो में पढ़ाता हूँ वही नोट्स जो है मैं हाथ से लिख करके आपको देता हूँ, ठीक है। तो यदि आपको नोट्स चाहिए तो नीचे लिखेगा नंबर 9525360283 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा 21 जनवरी से बीपीएससी का स्पेशल बैच शुरू हो रहा है। पूरा का पूरा कोर्स होगा पीटी और मेंस का और मात्र 2500 रुपये उसकी फी है। तो आप जो है जरूर से जरूर जुड़िए। यदि बीपीएससी 67th जो नेक्स्ट है अक्टूबर में आने वाला है उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो ठीक है, सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे। बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। आपका पीडीएफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी पीटी के बाद, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर जुड़िए, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को लंबा न करते हुए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।